नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का हम 25 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को आपको आंसर पहले खुद से देना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो है सभी प्रश्नों का आंसर खुद से देना है और अपना तैयारी जो है किस तरह से फिजिक्स का कर रहे हैं उसका तैयारी को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर पहले आपको खुद से देना है, उसके बाद हमारा आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस 25 प्रश्न को जो सिलेक्ट किया है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस 25 प्रश्न में से आपके परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए आज का यह शानदार टेस्ट हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों तो आप 25 में से 25 जरूर सही करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न का आप आंसर दिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कह रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। यानी दोस्तों दो समान यानी दो इक्वल धारिता C वाला जो है एक दो संधारित्र है, दोनों का जो संधारित्र का जो धारिता है दोस्तों दोनों का C है। ठीक है, उसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समतुल्य धारिता जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ समांतर क्रम में दिया हुआ है ना, तो समांतर क्रम के लिए जो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, C1 + C2 होता है। ठीक है, और देखिए आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें जो समतुल्य धारिता होगा वह क्या होगा। तो देखिए आपको C इक्विवेलेंट बराबर जो मेरा फार्मूला जो है वह क्या हो जाएगा, C1 और C2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा C आ जाएगा, यहाँ पे भी C आ जाएगा, क्योंकि दोनों का धारिता जो है दोस्तों समान ही है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया 2C, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन में है। ठीक है, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है 2C। ठीक है, 2C, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन। दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर आपको पहले खुद से देना है, उसके बाद हमारा आंसर देखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साथ साथ में आपको आंसर भी बताते चलेंगे। और यह दोस्तों आपका टेस्ट है, तो सबसे पहले आप सभी प्रश्नों का आंसर आप पहले खुद से दीजिएगा। दूसरा प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और डिम दे रहा है वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा जो होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर में, क्योंकि दोस्तों इसका जो होता है इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 वोल्ट जो होता है बराबर होता है 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलम के, और 1 कूलम प्रति जूल के, और डिम दे रहा है 1 जूल कूलम के। तो दोस्तों 1 वोल्ट जो बराबर होता है दोस्तों वह 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। इसी को है दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि 1 जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से निकलेगा दोस्तों, आप फार्मूला जानते हो दोस्तों W = VQ होता है। ठीक है, यानी यहाँ से V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं। और मेरा W का यूनिट क्या होता है, मेरा वर्ग का यूनिट जूल हो गया, और चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया। ठीक है, यानी 1 वोल्ट बराबर जो हो जाएगा दोस्तों जूल पर कूलम के बराबर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि Z परमाणु क्रमांक और A द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। यानी Z परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर दिया होगा, और A जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा वह क्या होगा, Z होगा, A होगा, A-Z होगा, या A+Z होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जो होता है दोस्तों वह A-Z होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाइएगा दोस्तों तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या मैंने पता चलता है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा A-Z। और यही दोस्तों अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाता तो प्रोटॉन के जो संख्या बराबर होता है दोस्तों वह नंबर एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी था आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो सभी वीडियो में दोस्तों आपको काफ़ी शानदार प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आप वो सभी वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। ए ऑप्शन में दे रहा है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, बी में दे रहा है सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, और सी में दे रहा है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, और डी में दे रहा है विभवांतरों के मापन में। तो दोस्तों आपको बताना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है किसमें किया जाता है। तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। दोस्तों लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है। HC लैम्डा होता है, HC बटा के लैम्डा होता है, या H लैम्डा बटा के C होता है, या लैम्डा बटा के HC होता है। तो दोस्तों E बराबर फोटोन के एनर्जी बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, बताना है कि आपको इसके बराबर फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि HC बाई लैम्डा होता है। ठीक है, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, मेरा बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा HC बाई लैम्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। दोस्तों नमन कोण का मान जो होता है उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटर मेरा रहता है। ठीक है, इक्वेटर है मेरा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पर जो होता है नमन कोण का जो मान होता है दोस्तों वह 90 डिग्री होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और इक्वेटर के पास जो होता है 0 डिग्री रहता है। ठीक है, 0 डिग्री। तो देखिए अगर हम नॉर्थ से अगर इक्वेटर की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो क्या होगा, मेरा 90 डिग्री से वैल्यू इसका धीरे धीरे 0 की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता है। ठीक है, यही दोस्तों अगर विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहाँ पे बढ़ता होता है। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए यहाँ से आपको कौन कौन पूछ सकता है, पूछेगा कि ध्रुव नमन यानी ध्रुवों पर जो होता है इसका नमन कोण का मान कितना होता है। तो कहने का मतलब ध्रुवों पर पूछेगा तो 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री। ठीक है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर है तब इसका क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ यानी कौन सा पदार्थ है, यानी सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाना है, विद्युत चुंबक बनाना है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। ए ऑप्शन दे रहा है वायु, बी में दे रहा है नरम लोहा, और सी में दे रहा है इस्पात, और डी में दे रहा है तांबा एवं निकेल का मिश्रण। तो दोस्तों शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो उपयुक्त पदार्थ है वह नरम लोहा है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नरम लोहा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को आंसर आपको पहले खुद से देते जाना है दोस्तों, ताकि जो है आप अपना तैयारी जो है किस तरह से कर रहे हैं आप उसका चेक कर सके। ठीक है, तो देखिए 9 प्रश्न में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जरा दृष्टि दोष हुआ है जिस व्यक्ति को, उसको किस लेंस का उसको उपचार कराना है तो वह किस लेंस का प्रयोग करेगा। ये ऑप्शन रहा है उत्तल लेंस, बी में रहा है अवतल लेंस, सी में रहा है बेलनाकार लेंस, और डी में रहा है बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो देखिए जरा दृष्टि दोष हुआ है ना दोस्तों, तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाइफोकल लेंस। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है तो उसको अब बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और उत्तल लेंस कब करते हैं दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु करते हैं, और बेलनाकार लेंस अब बिंदुकता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आप ये सभी भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है करीब कितना होता है, 1 होता है, 1.5 होता है, 2.42 होता है, या 4.14 होता है।
तो दोस्तों हीरा का पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। और 1 किसका होता है दोस्तों, तो 1 जो होता है दोस्तों हवा का होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और 1.5 जो होता है दोस्तों कांच का होता है, ग्लास का, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है हीरा का ही होता है, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर में कह रहा है कि लोहा होता है दोस्तों, लोहा जो होता है वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या अचुंबकीय होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि लोहा जो होता है वो क्या होता है। तो लोहा जो होता है दोस्तों लौह चुंबकीय होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लौह चुंबकीय। मेरा अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ए ऑप्शन दे रहा है a+b बराबर बाई, बी ऑप्शन में दे रहा है a.b बराबर बाई, और सी में दे रहा है a बराबर पाई के बार, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एंड गेट पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको हम एंड गेट का बताए थे, ये देखिए एंड गेट का जो होता है वो क्या होता है। देखिए आपको बताए थे कि एंड गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों इस तरह से सिंबल होता है, इस तरह से सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी इनपुट है, तो यहाँ पे वाई बराबर जो होता है दोस्तों वह ए डॉट के बी होता है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों अगर मेरा और गेट का पूछता तो वहाँ पे ए ऑप्शन वाला जो हो जाता और गेट के लिए हो जाता, ठीक है, उसका बुलियन व्यंजक हो जाए। लेकिन यहाँ पे एंड के लिए पूछा, तो देखिए आपको ट्रिक बताए थे दोस्तों कि देखिए एंड है तो एंड को देखिए किस तरह से, डी किस तरह से लिखाता है। तो डी मैंने कहने का मतलब डी जो है दोस्तों किस तरह से लिखाता है, देखिए डी इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसी की तरह तो इसका सिंबल है, ठीक है, डी की तरह सिंबल है। और डी से आप समझना है दोस्तों डॉट, क्या समझना है, डी से समझना है डॉट। तो देखिए यानी एंड वाला में रहेगा तो वहाँ पे डॉट होता है, ठीक है, यहाँ पे डॉट छूट गया तो यहाँ पे ए डॉट बी यानी ए इंटू बी हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही दोस्तों और गेट का रहता तो मेरा हो जाता है a+b बराबर हो जाता बाई हो जाता, ठीक है, और गेट के लिए, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। और एंड गेट के लिए जो होता है दोस्तों यानी ए अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट जो होता है वो a के पावर बार निकलता है, ठीक है, y बराबर, ठीक है, आपको इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, क्यूरी होता है, वोल्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह क्यूरी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्यूरी, ठीक है। और जूल किसका होता है दोस्तों, तो यह ऊर्जा का होता है। और वोल्ट किसका होता है, तो यह विभवांतर का होता है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे रेडियो सक्रियता का पूछा जा रहा था तो क्यूरी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ए ऑप्शन रहा प्रकाश तरंगे, बी में रहा अवरक्त तरंगे, सी में रहा ध्वनि तरंगे, डी में रहा एक्स तरंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ध्वनि तरंगे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो होता है दोस्तों यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमा है। दोस्तों प्लांक नियतांक जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बताए थे कि प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, यानी इसका यूनिट क्या हो रहा है, जूल सेकेंड। आप ये वैल्यू भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ यूनिट का मतलब है, तो यूनिट मेरा क्या बता रहे हैं आपको, जूल सेकेंड, ठीक है। तो देखिए जूल सेकेंड, जूल और सेकेंड, तो देखिए जूल का मेरा जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है। तो एनर्जी का आप डायमेंशन जानते हो कि ml² और t के पावर -2 होता है, ठीक है। और एस मैंने क्या, सेकेंड, तो सेकेंड का मेरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ml² और t के पावर -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पे जूल सेकंड, तो जूल सेकंड के लिए मेरा लिख लिए ये, और ये मेरा सेकंड के लिख लिया, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है दोस्तों बना होता है तांबा से, नर्म लोहा से, कठोर लोहा से, जस्ता
से। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है वह नर्म लोहा से बना होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नर्म लोहा से। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि यह किसका नियम है। ओम का नियम है, जूल का नियम है, किरचॉफ का नियम है या फैराडे का नियम है। तो दोस्तों यह जो नियम दिया गया था, यानी किसी भी पॉइंट पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय अलजेब्रिक सम जो होता है दोस्तों वह शून्य होता है, यह जो नियम दिया गया है यह किरचॉफ के द्वारा दिया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किरचॉफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक है। दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, और सीम दे रहा है वेबर पर एम्पियर मीटर, और डीम दे रहा है वेबर, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि चुंबकीय प्रेरण, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों, आपको बताइए कि इसका चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक यानी मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को जो है दोस्तों टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है, यानी टेस्ला बराबर हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक है। दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है, वोल्ट होता है, हेनरी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह हेनरी होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिससे जो है दोस्तों एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड होता है ना, उसको आपको बताना है कि पीला रंग का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 5 होगा। तो दोस्तों आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि BB रोए जीबी के लिए, इस तरह से आपको हम ट्रिक बताए थे दोस्तों कि BB रोए जीबी के लिए यहाँ से नंबरिंग हमें देना है दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए मेरा यह ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, और यह ग्रीन हो गया, यह ब्लू हो गया, ठीक है। तो देखिए मेरा किसका पूछा जाता है, पीला का पूछा जा रहा है, यानी येलो देखिए कितना नंबर पे आ रहा है मेरा 4, यानी 4 इसका कोड जो मेरा आ रहा है दोस्तों 4 तक। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 0 किसका होता है दोस्तों, तो यह ब्लैक का होता है, और 2 किसका होता है, तो यह रेड का होता है, और 5 किसका होता है, तो यह ग्रीन का होता है, ठीक है। आपको सभी को याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में रहना ही रहना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि BB रोए जीबी के लिए, इस तरह ट्रिक आपको याद करना, और नंबरिंग जो है दोस्तों यहाँ पे जीरोस करना है, ठीक है, जीरोस करना 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते हैं। यहाँ पे येलो के लिए पूछा जा रहा था, यहाँ पे 4 आया तो 4 इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा में जो रिलेशन होता है, इनमें सही संबंध क्या होता है दोस्तों, तो आपको फार्मूला बताए थे E = mc² है, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि कीमती पत्थर को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कीमती पत्थर को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है परावैंगनिक किरण का, अवरक्त तरंग का, एक्स किरण का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कीमती पत्थर को पहचानने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह परावैंगनिक किरण को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, परावैंगनिक किरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, यानी दोस्तों कोई गोलीय दर्पण द्वारा एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उसका आवर्धन जो बता रहा है दोस्तों वह ऋणात्मक में बता रहा है, यानी m जो है निगेटिव दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है।
वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है या उल्टा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एम जो होगा यानी मैग्नीफिकेशन दोस्तों अगर आपको नेगेटिव दिया हुआ रहता है तो यहाँ से हमें दो मतलब पता चलता है दोस्तों कि वस्तु जो होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है उल्टा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम निगेटिव में रहेगा दोस्तों तो आप समझ जाइएगा कि वस्तु जो है उल्टा हो रहा है, और उल्टा यानी उल्टा बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वास्तविक यानी रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट समझ जाइएगा जैसे ही एम ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा उल्टा सिर्फ दिया ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे यानी पॉजिटिव अगर होता एम तो यहाँ पे सीधा होता और प्रतिबिंब जो बनता वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया क्या बताएं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया है उसमें राइट आंसर चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो कितना होता है, वह 1.6 × 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है, आपको इस वैल्यू को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों किस दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो वास्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपको जवाब देना है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे कि आपका आंसर जो है सही है या गलत। ठीक है, तो दोस्तों आपका कमेंट का हमें पूरा इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं जो कि आपका टेस्ट था। दोस्तों आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, 25 में से कितने प्रश्न का आप आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपका जो है आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसका जो है आप तैयारी का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि 25 प्रश्न में से कितने का सही हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।